नमस्कार दोस्तों। हरिभूमि टीवी के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी के प्रभाव और उसके विघटन की। आजकल लगातार चर्चाओं में है आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर। सरसा से 2 बार सांसद रहे अशोक तंवर किसी जमाने में राहुल गांधी की टीम के खास समझे जाते थे। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी, तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की। कुछ दिन तृणमूल कांग्रेस में रहने के बाद आम आदमी पार्टी में आए। बहुत शोर हुआ कि अशोक तंवर के आने के बाद पार्टी प्रदेश में खासा प्रभाव जमाएगी, प्रदेश की राजनीतिक सियासत में उसकी खास अहमियत होगी। लेकिन पिछले 1 महीने से जिस तरह से आम आदमी पार्टी टूट रही है, उसने न केवल आम आदमी बल्कि युवाओं को बड़ी अलग तरह की एक दुविधा में डाला है। जैसे ही केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तो ऐसा लगा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से सटे हुए हरियाणा में भी खास प्रभाव दिखाएगी। केजरीवाल टीम ने योगेंद्र यादव को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का भी ऐलान कर दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो दुर्गति हुई पार्टी की, योगेंद्र यादव भी केजरीवाल से अलग हो गए। उसके बाद नवीन जयहिंद की बारी आई। नवीन जयहिंद ने खूब शोर शराबा किया, जमकर प्रचार हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद नवीन जयहिंद अलग रास्ता पकड़ गए। सुशील गुप्ता के हाथ में कमान सौंपी गई। सुशील गुप्ता ऐसा लगा कि एक बार हरियाणा में पार्टी को जमाने में कामयाब होंगे। लेकिन पिछले 1 महीने से जिस तरह निर्मल सिंह, चित्रा सरवारा और अब अशोक तंवर पार्टी को अलविदा कर रहे हैं, तो अब आम आदमी पार्टी का हरियाणा में क्या प्रभाव रहेगा। हैरानी की बात यह है, दिल्ली और पंजाब से घिरे हुए हरियाणा में आम आदमी पार्टी वो प्रभाव नहीं जमा पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पंचायत चुनाव में एक बार लगा था कि 6 जिला परिषद जीतने के बाद आम आदमी पार्टी अपना रंग दिखाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हो रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि पार्टी आम आदमी पर प्रभाव छोड़ने में नाकाम साबित हो रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हरिभूमि के समाचार संपादक शम्मू भद्र, किसी जमाने में केजरीवाल के सहयोगी रहे RTI आंदोलन के दौरान, बहादुरगढ़ के रविंद्र राठी, अशोक तंवर के पार्लियामेंट क्षेत्र के प्रतिनिधि वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र असीजा जी। तो शंभू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कारण रहा कि आम आदमी पार्टी लगातार टूटने की कगार पर है। इसके पीछे जो कारण है वो आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को मानी जा सकती है। अशोक तंवर का किस्सा अगर मैं जिक्र करूं आपको, तो 30 तारीख जो 30 दिसंबर का दिन है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिस दिन अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ आए थे। और चंडीगढ़ आने के बाद अशोक तंवर जी वहाँ गए थे करीब 100 कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन उस प्रोग्राम में अशोक तंवर जी को कुछ भी एड्रेस नहीं करने दिया गया, नहीं बोलने दिया गया, उन्हें कुछ नहीं कहा गया। तो वो एक नाराजगी थी वहां पर कि उनका ये मानना था उनके समर्थकों का कि अगर नेता को बोलने ही नहीं दिया जाएगा, कुछ कहने ही नहीं दिया जाएगा, तो आखिर वो नेता का फिर तो इम्पोर्टेंस क्या रहेगा। तो एक तो ये कारण था कि उनसे दूरी बनी। दूसरा, जब संदीप पाठक को जब इंचार्ज है अभी हरियाणा के, संदीप पाठक का कुरुक्षेत्र दौरा था, तो कुरुक्षेत्र दौरा के समय संदीप पाठक जो वहाँ जिला अध्यक्ष हैं थे, जगबीर खेरकड़ा कुछ नाम है उनका, जगबीर जी हैं, हाँ। तो जो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे कुरुक्षेत्र के। तो वहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने इनका प्रोग्राम संदीप पाठक का। जी तो जी। उनको भी वहाँ पे मतलब कि एक वो मिलना चाहते थे संदीप पाठक से, तो उनको 2 मिनट मिलने तक का वक्त नहीं दिया गया। तीसरा, जब पार्टी में प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था और राज्यसभा की बात हो रही थी कि राज्यसभा में कैसे किया जाए, मतलब कि भेजा जाए, तो उस वक्त भी अशोक तंवर की अनदेखी हुई। इवन कि उससे पहले निर्मल सिंह भी बड़े नेता थे, बड़े कद के नेता थे, उनकी भी अनदेखी हुई, तो वो चले गए। अशोक तंवर को उम्मीद थी कि या तो अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर उनको राज्यसभा कम से कम भेजा जाएगा। उस वक्त भी उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। और आपने देखा कि अशोक तंवर को धीरे धीरे जो उनका विश्वास है वो मतलब टूटता गया। और चूंकि कांग्रेस का उनका रास्ता बंद ही था, तो उनके लिए एक रास्ता बीजेपी। दूसरा कि अभी आपने देखा होगा कि पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो हरियाणा में एक उम्मीद जगी थी, जो कामकाजी लोग थे, जो गरीब तबका था, उसमें उम्मीद थी कि हाँ
यहाँ पे स्पेस भी है, 20% आबादी है उसकी लगभग, तो स्पेस भी है उसमें। लेकिन आम आदमी पार्टी की कार्यशैली, नेताओं में जिस तरह से बंदरबांट और एक अनफेस अन जो कि मास नेता नहीं है, ऐसे को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना, ये सब कई कारण रहे जो कि धीरे धीरे करके जो उनका प्रभाव था वो कम होता गया। तो ये एक बड़ा कारण है कि अशोक तंवर अब बीजेपी की तरफ अपना एक पॉलिटिकल फ्यूचर देख रहे हैं। और अभी जो सीन है प्रदेश में, दो बाइपोलर पॉलिटिक्स रहा है हरियाणा का, अगर आप गौर करेंगे तो। बाइपॉलिटिक्स, बाइपोलर ये कि जब कांग्रेस का राज था तो एक सेकेंड इनेलो हुआ करती थी, बीजेपी अपना स्पेस देख रही थी। अब क्या हुआ है कि फ्रंट पे बीजेपी और कांग्रेस है, तो तीसरे पार्टी के लिए इन दोनों से अलग हो के उम्मीद नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट तीसरी पार्टी आए और वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए तुरंत। ऐसी स्थिति ही नहीं मतलब रही अब प्रदेश में। या तो कोई कांग्रेस के साथ अलायंस करे या कोई बीजेपी के साथ अलायंस करे। आम आदमी पार्टी जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से आम आदमी पार्टी का जो हरियाणा में एक स्कोप, मतलब कि वो गठबंधन में देख रहा है कांग्रेस के साथ या कुछ भी, उसमें भी बहुत सारे नेताओं को कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो आम आदमी पार्टी की ओर से है। तो अशोक तंवर का शायद ये एक फैसला हो सकता है कि वो बीजेपी की तरफ अपना फ्यूचर देख रहे हो। रविंद्र जी, आपने काम किया है केजरीवाल के साथ आरटीआई आंदोलन के दौरान, आप काफी उनके नजदीकी सहयोगी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके अपने गृह प्रदेश में वो पांव नहीं जमा पा रहे? एक प्रयास करते हैं तो दो नेता सरक जाते हैं। पंडित जी, अरविंद केजरीवाल के साथ अगर आप देखेंगे ना, तो 2006 से लेके और 2010 तक उन्होंने आरटीआई पर लेकर खूब काम किया। अलग अलग क्षेत्रों से लोग उनसे जुड़े। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, कबीर संस्था, परिवर्तन, ये जो संस्थाएं अरविंद जी चलाते थे, इनके साथ जुड़े। जी जी जी। तो उसके बाद 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन उन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। जी और अन्ना हजारे के साथ आने के बाद वो देश भर में वो आंदोलन एक एक वृहद रूप ले गया। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। लेकिन अगर आप वहां से, जब इन्होंने 2 अक्टूबर 2012 को इन्होंने जब आम आदमी पार्टी का गठन किया, आंदोलन के 1 साल बाद, और आंदोलन में देखो, भारत इंडिया अगेंस्ट करप्शन, करप्शन को लेकर वो आंदोलन था। लेकिन जी जी धीरे जी धीरे जैसे इन्होंने पार्टी बनाई, उसके बाद से करप्शन को लेकर इन पर चार्ज लगने लगे। इनके कई जी। मंत्री, सत्येंद्र जैन हुए, जितेंद्र तोमर हुए, मनीष संदीप कुमार सिसोदिया हुए, हुए। मनीष सिसोदिया हुए, बहुत हम्म नजदीकी हैं इनके। हम्म। और ये लोग जेल की हवा खा रहे हैं। इन पर कहीं ना कहीं एलिगेशन पैसे लेने का या भ्रष्टाचार का ही है मुख्य रूप से। दूसरी तरफ इनके व्यवहार को देखें तो, जैसे सबसे पहले इनके साथ जुड़े, पार्टी जब बनी तो सबसे बड़ा चंदा उस समय शांति, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, शांति भूषण जी, शांति भूषण और जी। उनके पुत्र प्रशांत जी भूषण। जी। तो उन्होंने हम्म। उस समय 1 करोड़ रुपए दिया था। वो पंडित जी बहुत बड़ी बात थी। जी जी लेकिन कुछ ही दिनों बाद शांति भूषण को भी पार्टी से अलग किया गया, प्रशांत भूषण को भी पार्टी से अलग किया गया। कुमार विश्वास इनकी पार्टी के बहुत बड़ा चेहरा थे। लेकिन कुमार विश्वास की बजाय इन लोगों ने सुशील गुप्ता जैसे लोगों को प्रेफरेंस दी राज्यसभा भेजने के लिए। कुमार विश्वास के रास्ते वहां से अलग हो गए। एक एक लंबी फेहरिस्त है पंडित जी। जी आशुतोष जी जी पत्रकार होते थे, जी शाजिया इल्मी पत्रकार होती थी, जी 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 मयंक जी गांधी थे, किरण बेदी इनके साथ। हम लोगों ने जब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक 370 पेजों का पुलिंदा सौंपा था कि भाई कांग्रेस की उस समय की शीला दीक्षित सरकार में ये भ्रष्टाचार हुए हैं। जी 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 वो किरण बेदी इनसे अलग हो गई। जी आनंद कुमार, कपिल मिश्रा, जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, कभी वो कपिल मिश्रा इनके साथ होते थे। आशीष खेतान, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इनके हम्म, कोर ग्रुप में थे। लेकिन इनके व्यवहार से उनको ये लगा कि उनको लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है। उनकी जी बजाय नए नए चेहरे जैसे राघव चड्ढा हुए, इन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई, सुशील गुप्ता को प्रेफरेंस दी गई। और जी उनका ये मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम पे भी क्या हुआ था पंडित जी, आंदोलन के समय भी, कि टकराव इस बात को लेकर ही हुआ था कि कुछ कुछ जो फंड्स वहां पर एकत्र हुए, उनके मिसयूज को लेकर उस समय एलिगेशन लगे थे। नवीन जी जय हिंद बहुत नजदीक रहे इनके, जी हरियाणा से वो रिप्रेजेंट करते थे इनको। लेकिन नवीन जय हिंद का भी कुछ उनके निजी वो रहे, और कुछ अरविंद केजरीवाल ने उनको अपनी पुरानी वैगन आर कार भी दी, वो भी खूब चर्चा में आई थी।
लेकिन जो अल्टीमेटली जो व्यवहार रहा ना, उन्होंने मतलब पहले कुछ कहा और उसके बाद वो स्टैंड पर नहीं रहे, उससे उनके साथी अलग होते चले गए। और ये एक लंबा सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को अब हरियाणा में भी दोहराया जा रहा है। हरियाणा इनका गृह प्रदेश है, सिवनी से आते हैं, सिवानी से आते हैं। वानी से। लेकिन उसके बावजूद एक हाइप क्रिएट हुई थी पंडित जी, जब पंजाब, दिल्ली के बाद पंजाब में जीते, तो लगा कि बीच में हरियाणा है और इस हरियाणा को अरविंद केजरीवाल कैपिटलाइज कर पाएंगे। कैलकुलेशन के मामले में अरविंद केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं है, इसमें जी। कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन पर एक जो स्टैंपिंग हुई है कि समय के साथ वो जो पहले अतीत में बोल चुके हैं वो उससे मुकर जाते हैं, उससे हाँ, पलट जाते हैं। उसे इससे उलट उनके सोच रहे साथी नाराज होते हैं, हैं। वो अपने वायदों पर खरे नहीं उतरते और एक एक करके उनके साथी उनको छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा जी, आपको क्या लगता है अशोक तंवर क्या करेंगे अब? ऐसी चर्चाएं हैं कि वो भाजपा की टिकट से अंबाला से दावेदार हो सकते हैं, रतनलाल कटारिया के स्थान अशोक तंवर ले सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि वो उतना प्रभावी जितना सरसा में थे उतना अंबाला में है? 2009 में उन्होंने सरसा लोकसभा से चुनाव लड़ा था, मात्र 35,000 वोटों से जीते थे। डॉक्टर इनेलो के ही चरणजीत से हार गए थे। हम्म। फिर इनका कभी वो नहीं रहा, अपना वजूद नहीं रहा। पहले इन्होंने वहां से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, हुड्डा से नहीं बनी, हटा के शैलजा को बना दिया गया। इन्होंने अपना मोर्चा नाम बनाया एक, उसके हम्म। 9 महीने बाद वो कुल्लू में चले गए। फिर जब पंजाब में आप पार्टी आई थी, पंजाब में रुक करके आप पार्टी का पंजाब की तरफ से हम्म। अब ये पता देख सरसा से सीट मांग रहे हैं। कह तो हम्म। ये रहे हैं कि सिरसा से इसको बीजेपी टिकट देगी, जी। लेकिन लगता नहीं। बीजेपी के हालातों से बीजेपी, इसका अपना भी कुछ ज्यादा व्यवहार नहीं है, वोट नहीं है, वोट बैंक नहीं है। आज जातिगत आंकड़े माने तो इसके जो 10% वोट हैं के एस सी के यहाँ, वो कोई कांग्रेस से ना जाए, हो सकता है इसलिए उसको लाया गया। शंभू बत्रा जी, क्या लगता है आपको अशोक तंवर किसी समय में राहुल गांधी की टीम के खास सदस्य होते थे, उनका पारिवारिक रिलेशन था, यहां तक कि चर्चाएं तो ये भी रहती हैं कि उनकी शादी सोनिया गांधी की निगरानी में ही हुई थी। उसके बावजूद वो कांग्रेस से टूटे, फिर तृणमूल कांग्रेस में, फिर अपना एक मोर्चा बनाया, फिर आम आदमी पार्टी में, अब भाजपा की तरफ। क्या लगता है कि ये राहुल गांधी की टीम का अहम सदस्य कहां जाके रुकेगा? तो संभावनाओं का है कि इसमें जब तक कि उनको अपनी महत्वाकांक्षा या अपना जो जिस पद के लिए वो सोच रहे हैं या ऐसी स्थिति तक ना आए, तब तक वो नए मौके देखते हैं। अशोक तंवर के बारे में जो कहा आपने, सही बात है कि कांग्रेस में कभी कोर हुआ करते थे, लेकिन आपको पता है कि कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के अलावा आप हरियाणा में देखिए तो बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनको या तो चुप रहना पड़ा, या साइडलाइन होना पड़ा, या पार्टी छोड़नी पड़ी। नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तो बड़ी बात थी अशोक तंवर के लिए, लेकिन अध्यक्ष के तौर पे वो कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए, और हुड्डा के साथ कभी वो साथ जा नहीं पाए। तो ये एक उनका व्यक्तिगत एक कारण रहा जिसके कारण से कांग्रेस में उनकी बहुत मतलब अच्छी टीम के सदस्य होने के बाद भी वो बहुत कुछ नहीं कर पाए, और उनके सामने करने के लिए कुछ नहीं रहा। अभी देखिए कि जो मुझे लगता है पर्सनली, अगर राजनीति की संभावना को देखें तो बीजेपी में इनके लिए स्कोप हो सकता है। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है हरियाणा में, अगर उस पॉलिटिक्स को आप समझेंगे तो जो 35 बिरादरी की पॉलिटिक्स है, अगर मतलब तो उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स में 20.47% लगभग दलित वोट बैंक है हरियाणा में। और बीजेपी के पास अपना चेहरा तो है, नायब सैनी है और कई सारे और दलित नेता हैं, लेकिन अशोक तंवर का नाम भी छोटा नहीं है, मतलब कि दलित नेता के तौर पे अगर आप देखेंगे तो उस मास में अगर अशोक तंवर आते हैं तो दोनों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा पॉलिटिकली, कि अशोक तंवर का जो अपना एक प्रेजेंस है वो ऐड होगा बीजेपी के लिए, और बीजेपी की जो अपना वोट बैंक है वो अशोक तंवर को ऐड होगा। और अशोक तंवर को खपाने के लिए बीजेपी के पास कई मतलब मौके हैं, लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यसभा है, कहीं न कहीं मतलब एडजस्ट वो कर देगी। और बीजेपी की बात मतलब रही भी है कि जो भी बाहर के नेता आए हैं, केवल हरियाणा ही नहीं देश भर में अगर आप गौर करेंगे तो बीजेपी में जितने लोग ज्वाइन किया दूसरे दलों से, सबको कहीं न कहीं पार्टी ने एडजस्ट किया।
तो ये एक ऑप्शन भी है। और बीजेपी कोई कमिट भी नहीं करती है कभी कि आपको हम यही देंगे या वही सीट देंगे या यहाँ पे ये खड़ा करेंगे, इस तरह का ऑप्शन नहीं रखती है, लेकिन एडजस्ट कर देती है। और पॉलिटिक्स में क्या है कि हर नेता को आपको एंगेज रखना चाहिए, चाहे अध्यक्ष के तौर पे, चाहे विधायक के तौर पे, चाहे सांसद के तौर पे, चाहे पार्टी में कोई भूमिका दे करके नेता को आप एंगेज रखेंगे तो लोग आपसे जुड़े रहेंगे। और बीजेपी इस वक्त जोड़ने वाली मानसिकता से काम करती है। जोड़ो, सबको साथ लो, जितने आ सकते हैं आने दो, ये वाली मतलब कि उनका है। तो अशोक तंवर को अगर मान लीजिए जिस तरह से सीएम से मिले हैं और सीएम खट्टर साहब से मिले हैं, अगर वो अभी तो यही कहा जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से अशोक तंवर का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। जो मुझे लगता है, जो अब तक उनका भटकाव रहा है वो भटकाव शायद खत्म हो जाए। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हुआ नेता, पूरी तरह कांग्रेस के रगों में, उसकी खून में कांग्रेस का खून चलता है, कांग्रेस की संस्कृति में वो रहे हैं, तो ना तो वो तृणमूल कांग्रेस में सेट हो पाए, ना ही आम आदमी पार्टी में, तो भाजपा में उनका क्या भविष्य होगा? पंडित जी, जहां तक सवाल अशोक तंवर का है, बहुत कम लोग जानते हैं अशोक तंवर मूल रूप से झज्जर के गांव चिमनी के रहने वाले हैं। जी जी। मेरी विधानसभा में उनका गांव आता है। तो लेकिन पहले एनएसयूआई के प्रधान रहे, फिर यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट रहे, फिर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। जी। संगठन में लगातार उनका काम करने का अनुभव रहा है, कांग्रेस नेतृत्व के नजदीकी रहे हैं। लेकिन एक जो जो मास अप्रोच रहती है दलित वर्ग में भी, एक बहुत बड़ा नाम जिस तरीके से कुमारी शैलजा का रहा उनके पिताजी दलबीर सिंह की वजह से या और कारणों से, रोहतक में चांदराम जी होते थे, मतलब दलित वर्ग उनको अपना सिरमौर मानता था। लेकिन ये कभी कभी ऐसा नहीं रहा कि अशोक तंवर को दलित वर्ग ने सिराखों पर बैठाया हो। चुनाव हारे भी वो लगातार, और संगठन के एक मजबूत नेता के तौर पर उनकी पहचान रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टकराव भी उनका बना। उनका शुरुआत में भूपेंद्र हुड्डा के साथ टकराव बना, सहमति नहीं बन पाई, आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए दोनों नेता। उसके बाद उन्हें लगा कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, इनकी तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। उसका एक कारण है कि जो जो व्यक्तिगत व्यवहार अशोक तंवर का है वो भी बहुत ज्यादा दबाव नहीं सहते हैं। वो एक स्वच्छंद नेता रहे हैं। अतीत में जो उनके साथ लोग रहे हैं, उनका ये मानना है कि बहुत ज्यादा दबाव सहन नहीं करते। और यही रहा कि बतौर अध्यक्ष कुमारी शैलजा भूपेंद्र हुड्डा का इतना मुखर विरोध नहीं कर पाई जितना अशोक तंवर लगातार हर मौके पर एक स्टैंड लेते थे। इसीलिए ये लगता है, वहां से वो तृणमूल कांग्रेस में भी गए, अपना मोर्चा भी बनाया, अब आम आदमी पार्टी में भी डोमिनेटिंग नेता हैं अशोक तंवर। और बीजेपी में डोमिनेशन एक हद तक अलाउड है, उससे ज्यादा वो लोग उनको सहन नहीं कर पाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी की जो रणनीति है, जैसे शंभू जी ने भी बताया कि बीजेपी सबको वेलकम कर रही है। बीजेपी को लगता है जो भी आएगा उसमें कुछ ना कुछ उनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें एड ऑन होगा, उनका सामर्थ्य और बढ़ेगा। और उनको ये लगता है हर आने वाला नेता, चाहे वो अतीत में कांग्रेस से रहा हो, चाहे आम आदमी पार्टी से रहा हो, वो उनकी जो स्थानीय राजनीति है उसको मजबूती देगा। तो वो एसेट के तौर पर मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। असीर जी, आपको क्या लगता है, अगर अशोक तंवर सिरसा से भाजपा के कैंडिडेट हो सकते हैं तो सुनीता दुग्गल वो क्या करेंगी? सुनीता दुग्गल को फायर ब्रिगेड, क्योंकि ऑफिसर से पद से रिजाइन करने के बाद वो राजनीति में आई, फायर ब्रिगेड सांसद माना जाता है, इवन कि वो प्रधानमंत्री के भी काफी नजदीक मानी जाती हैं, तो उनका क्या होगा? क्या वो विरोध नहीं करेंगी? जैसे शंभू जी कह रहे थे कि बीजेपी ना एडजस्ट करती है। हरियाणा कांग्रेस की ही महिला प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने बीजेपी ज्वाइन की, तो उस समय उन्हें कुछ समय के लिए भाजपा का भी महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन फिर बाद में उन्हें चेयरमैन की कुर्सी दे दी गई और उन्हें एडजस्ट कर लिया गया। तो बीजेपी के पास बहुत ऐसे पद हैं, बहुत ऐसी जगह हैं जहां वो
अपने या बाहर से आए आयातित नेताओं को एडजस्ट कर सकती है। तो फिलहाल ये कहना, मतलब अपन श्योर नहीं कह सकते कि उन्हें सिरसा से ही लड़ाया जा सकता है, उन्हें अंबाला भेजा जा सकता है। जी जी जी, जी। शुक्रिया शंभू भद्र जी, रविंद्र राठी जी, सुरेंद्र सीजा जी। आज की चर्चा बहुत खास रही। अब आगे ये भविष्य के गर्भ में है कि अशोक तंवर भाजपा में कब जा रहे हैं, उन्हें कब टिकट मिल रहा है। लेकिन इतना तय है कि वो भाजपा की ओर रुख कर चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। कल या परसों में इसके ऐलान होने की भी संभावना है कि वो उनका अगला कदम क्या होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।